हाय गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। हम आज थर्ड पार्ट करेंगे अपने चैप्टर का, जो लास्ट हम कर रहे थे यूनिट 18 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड एजुकेशन पॉलिसीज इन इंडिया। तो अब हम करेंगे बेसिकली दो मेजर पॉलिसी एजुकेशन की थी। एक थी नेशनल पॉलिसी, ये 1968 वाली, और एक 86 वाली। इसको याद करना बड़ा आसान है। इसमें 68 है और फिर 86 हो जाएगा यहाँ पे, तो उसको मतलब बदल देना है, ऑपोजिट कर देना है, नंबर्स को इधर उधर कर देना है। बहुत ही इजी हैं दोनों। हमारे बुक में बहुत छोटे करके दिए हुए हैं, लाइक पॉइंट्स थोड़े थोड़े उनके बारे में। डिटेल में आप चाहें तो ऑफकोर्स गूगल में पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट इस पे आते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। ओके, तो ये बहुत सारी पॉलिसीज बनी। इस पॉलिसीज का मेन एम था कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को जल्दी से जल्दी मतलब इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको लागू किया जाए 6 टू 14 ईयर्स के बच्चों के लिए। हाँ, एक मैं और पॉइंट डालती हूँ। ये कोठारी कमीशन जो आई थी, उसका ये सजेशन था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट बहुत ही स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी थी। ठीक है, उसके बाद इसका ये था कि policies regarding status, education of teacher, development of language, equalization of education opportunities etc। मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें करनी थी इन लोगों को कि स्टेटस ठीक करना है, एजुकेशन और एजुकेशन में टीचर्स का डेवलपमेंट भी करना है, लैंग्वेज को इक्वलाइज करना है। पता नहीं कभी कभी कोई वर्ड अटक जाता है। और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज सबको देनी है। और सबसे सिग्निफिकेंट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुआ कि 10+2+3 का पैटर्न, जो कि 10वीं 12वीं और फिर ग्रेजुएशन होता है, वो इंट्रोड्यूस किया गया और पूरी कंट्री में लागू किया गया। फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आता है। उसके बाद इन मैनी पार्ट्स ऑफ रूरल एरिया विच मतलब 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल्स को वो करने की कोशिश की गई, क्योंकि सबसे रीच होगा। आजकल तो अब तो गांव-गांव में स्कूल आपको देखने को मिलता है, पर पहले सिचुएशन बहुत ही अलग थी और शहरों में तो हर कदम पे देखने को मिलता है। However, problem of access, quality, etc. that had been accumulated over years had assumed such massive opportunity that they had to be dealt with upwards। बहुत सारी क्वालिटी की इशू और वहाँ तक बच्चों को पहुँचाने की इशू, जो बहुत सालों से, लाइक हम अंग्रेजों के अंडर कितने साल, अभी अभी आज़ादी है कुछ ही साल हुए थे, थी, उन सबको सबसे पहले हमें डील करना था। और इसमें एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज पे, या नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन पे, कि हर कंट्री जो एजुकेशन को प्रमोट करती है, वो कहीं ना कहीं अपने कल्चरल आइडेंटिटी को बच्चों में या लोगों में इंट्रोड्यूस करती है, मतलब अपनी संस्कृति को। ठीक है, अब इकोनॉमिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा हो चुका था, तो हमें उसको भी मैक्सिमाइज करना था और इस सेक्टर की तरफ भी लोगों को लेके आना था। ठीक है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया जो कि 1992 में आया। ठीक है, इसीलिए मैं इसको 3 बोल रही थी, एक्चुअली 2 ही है, लेकिन ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी एक इसका पार्ट है, तो आप 3 भी मान सकते हैं। तो इसमें इम्प्लीमेंट करना था प्रोविजन 1986 का, मतलब यहाँ पे लागू करने थे प्रोविजंस। ठीक है, तो हमें पहले सबसे पहले क्या किया कि रोल ऑफ एजुकेशन क्या होगा। तो हमें हर तरीके से बच्चे को डेवलप करना है, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है, मटेरियल भी और स्पिरिचुअल भी। ठीक है, और उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से एक ऐसी आइडेंटिटी या इस तरीके का टेम्पर कि वो विज्ञान पढ़े, वो जो हमारा इंडिपेंडेंट माइंड है उसको समझ सके। जैसे हमारे आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी की बात की है, उसको समझे और उसे आगे और बढ़ाए और फैलाए। ठीक है, क्या होता है कि एजुकेशन की कमी होती है तो हम फंडामेंटलिस्ट हो जाते हैं, कट्टरपंथी एकदम हो जाते हैं। तो इसीलिए सेकुलरिज्म जरूरी है, न धर्मनिरपेक्षता जरूरी है। सोशलिज्म इसलिए जरूरी है कि हम सबको इक्वालिटी की नज़र से देख सके, और डेमोक्रेसी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर किसी की इक्वल राइट्स होते हैं और हर कोई इक्वल है और इंसान बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए लोकतंत्र की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये एसेंस दिया गया कि ये एजुकेशन काम करेगा किस तरीके से बच्चों को डेवलप करने में। द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन
अब इसमें कोई भी पर्सन, उसका क्या कास्ट है, क्रीड है, किस जगह से है, नहीं मैटर करता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश की जाएगी और गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है। एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, जो भी कमियां, दूरी, जो ऊंच नीच रह चुकी थी उसको बराबर करना, और जो इक्वालिटी जिनको नहीं मिल पाई, यानी वीकर सेक्शन, वो कमजोर वर्ग जो वहां तक पहुंच नहीं पाया, एसटी, एससी, विमेन, उन लोगों को अपलिफ्ट करना, वहां तक पहुंचाना, ठीक है। उसके बाद इवन जो स्पेशली फिजिकली हैंडीकैप लिखा हुआ है, जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं, जो खुद सोसाइटी में माइनर्स है और अदर टाइप के माइनर्स है, उनको भी इक्वालिटी और सोशल जस्टिस दिलाना भी इसका वो था, मतलब समानता दिलाना और उनको समाज में बराबरी दिलाना। अब हम किस तरीके से किस किस लेवल पे काम करेंगे उसके बारे में है ये। तो ये है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस। तो अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, जो अर्ली फेज होता है, जब बच्चा स्कूल जस्ट जा ही रहा होता है, तो हमें इसमें क्या करना है कि यंग चिल्ड्रंस के लिए, वो ये ऑफ कोर्स होगा एकदम छोटे बच्चों के लिए, और जो फर्स्ट लर्नर है उन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ये नहीं है कि जो नहीं है उन फर्स्ट लर्नर, समझ लीजिए कि जिसके परिवार में किसी ने पढ़ाई नहीं की हो, वो पहला बच्चा हो। तो ऐसा जनरली होता है कि वीकर सेक्शन से आते हैं ऐसे बच्चे, जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की हो, एसटी, एससी, विमेन भी हो सकती है, मतलब पहली विमेन भी हो सकती है। तो इन बच्चों का हर तरीके का डेवलपमेंट करना है, चाहे उनको न्यूट्रिशन हो, मतलब उनका किस तरीके का पोषण होगा, हेल्थ होगा, मेंटल, फिजिकल, मोरल, इमोशनल, हर टाइप की उनकी डेवलपमेंट करनी है। अब फोकस का मतलब ये नहीं है कि हम किसी और बच्चे को जो ऐसी फैमिली से आता है कि उसको प्रॉब्लम नहीं, उसको छोड़ देंगे। इसका मतलब ये होता है कि हम पॉजिटिवली उनको थोड़ा और इनकरेज करेंगे, क्योंकि उनको ड्रॉप आउट करना आसान होगा, क्योंकि वो पहले लर्नर है और वहाँ एजुकेशन की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं होगी, ठीक है। अब एलिमेंट्री एजुकेशन को क्या करना था, हमें इसे यूनिवर्सलाइज करना था, आपको जैसे पता है। तो 14 साल तक फ्री इसको किया गया। उसके बाद हमें एजुकेशन का जो अप्रोच था वो बहुत ही वार्म और वेलकमिंग रखना था, कि बच्चे इनकरेज हो वहाँ पे आने के लिए, मोटिवेट हो, क्योंकि ये फेज होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जब ड्रॉप आउट करना शुरू करते हैं। वैसे तो नॉर्मली भी छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहाँ का ऐसा क्या कई बार होता है कि अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, टीचर अच्छे नहीं, बच्चे नहीं अच्छे। तो वैसा बनाना था इन्वायरमेंट स्कूल का, एलिमेंट्री स्कूल का, कि बच्चे वहाँ आए, वहाँ से भागे नहीं, ठीक है। प्राइमरी स्कूल को हमें क्या करना था, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका बिल्डिंग कैसी है, उसका ब्लैक बोर्ड कैसा है, ये सबको इम्प्रूव करना था। तो आपको पता होगा, एक दिल्ली अगर कोई रहता होगा तो उसको आई गेस पता होगा कि एक उन लोगों ने टेड टॉक में बताया था, मनीष सिसोदिया या कोई एजुकेशन मिनिस्टर ही ऑफ कोर्स, हाँ मनीष सिसोदिया जी ने ही बताया था कि किस तरीके से दिल्ली में जब इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एक तरीके की आप स्टडी समझ लीजिए, हुआ कि पहले जैसे नॉर्मल स्कूल्स थे जिनकी बिल्डिंग उतनी अच्छी नहीं थी, ब्लैक बोर्ड अच्छे नहीं थे, बेंचेस अच्छे नहीं थे, तो टीचर और बच्चे डिफरेंट तरीके से फील करते थे, मतलब ठीक है जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उतना नहीं। लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया गया, अच्छे बोर्ड्स, बढ़िया बिल्डिंग, ऊंची ऊंची, और हर कुछ चमकता हुआ सुंदर बढ़िया बेंच वगैरह आ गए, तो लोगों को मोटिवेशन आने लगा, टीचर्स को फील होने लगा मैं इस स्कूल में पढ़ाती हूँ, स्कूल कितना अच्छा है। बच्चों को इसलिए फील कि हमारा स्कूल कितना बढ़िया है, बड़ा बन गया। तो कहीं ना कहीं हम भले माने नहीं कि पढ़ाई तो कहीं भी की जा सकती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी को अच्छा फील करने के लिए। आपने कभी देखा होगा, हमें खुद ही कोई अच्छी सी जगह जाते हैं, अच्छी सी बिल्डिंग दिखती है, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ कितना बढ़िया जगह पे हम आ गए, चाहे कहीं अच्छा सा डेवलपमेंट हुआ होता है। तो ये बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यही बात की जा रही है कि हम बड़े बड़े ब्लैक बोर्ड दिए जाएंगे, अच्छी बिल्डिंग्स होगी प्राइमरी लेवल पे। अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अब ये एजुकेशन उनको देने की कोशिश की गई जो स्कूल ड्रॉप आउट्स है, जिन्होंने स्कूल को छोड़ दिया है और जो बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं, चाहे पूरे दिन का स्कूल नहीं अटेंड कर सकते, या लड़की हैं जिनको नहीं भी है, तो उनको नॉन फॉर्मल इस तरीके का कुछ सिखाना, स्किल डेवलपमेंट आप समझ लीजिए। तो यही उनका रिजॉल्व है कि एजुकेशन पॉलिसी अकॉर्ड हायर प्रायोरिटीज टू प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉप आउट एंड रिजॉल्व द अरेस्ट टू हाई रेट ड्रॉप आउट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल बाय अडॉप्टिंग स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन माइक्रो प्लानिंग और ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट, जो होता है कि हम एकदम छोटी सी जगह से डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, कि बच्चों का इनरोलमेंट रहे और उनको कुछ स्किल टाइप का सिखाया जाए। सेकेंडरी एजुकेशन क्या होता है कि
इनरोलमेंट गर्ल्स और ST SC को ज़्यादा दिया गया कि वो लोग लें, क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन तक आते ही ड्रॉप आउट और बढ़ जाता है, और उनको इनकरेज किया गया कि वो साइंस, कॉमर्स और वोकेशनल स्ट्रीम्स में ज़्यादा वो लें, जो कि आगे के लिए मतलब हेल्पफुल हो जाता है, जॉब्स ईजिली मिल जाती हैं। और एजुकेशन की जो क्वालिटी थी उसको मतलब इम्प्रूव करने की, बेटर करने की कोशिश की गई, कंप्यूटर को सिखाने की कोशिश की गई और स्किल्स भी सिखाने की कोशिश की गई टेक्नोलॉजी रिलेटेड। ओके, पे सेटिंग स्कूल जो थे वो इस तरीके के स्कूल थे जहाँ पे मान लीजिए कोई स्पेशल बच्चा, उसको कुछ अच्छी क्वालिटी तो उसको इम्प्रूव करके वो और उस अपने पोटेंशियल को समझ के बेटर परफॉर्म करे, उनके लिए स्कूल था। वोकेशनलाइजेशन, वोकेशनल एजुकेशन आपको पता होगा कि एक तरीके का इसको भी स्किल ही समझ लीजिए आप। वोकेशनल एजुकेशन जब देते हैं तो इंसान स्किल्ड हो जाता है, तो वो कहीं भी काम कर सकता है, और ये बहुत अच्छा होता जो वीकर सेक्शन थे उनके लिए, तो ये बात की गई। और वो जल्दी से मतलब अब फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं तो लंबा पैटर्न होता है, पहले आप ग्रेजुएशन करेंगे, मास्टर्स करेंगे, MPhil करेंगे, PhD करेंगे, लाइक मैं ह्यूमैनिटीज़ का एग्जाम्पल दे दूँ, तो आप स्किल कुछ सीख लें तो आप जल्दी एम्पावर हो जाएंगे, आपका मैन पावर बढ़ जाएगा, बिकॉज आप एक मतलब ग्रुप बना सकते हैं, या कुछ भी आपने मान लीजिए पेंटिंग सीखा तो आसान हो जाएगा आपके लिए खुद को मोनेटाइज कराना, खुद से पैसा कमाना। उसके बाद हायर एजुकेशन लाइक ग्रेजुएशन लेवल, तो ये नेशनल डेवलपमेंट में देता है, तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए की रोल प्रोड्यूसिंग टीचर फॉर एजुकेशन, एक तो अच्छे टीचर इसको प्रोड्यूस करना था, और ऑफ कोर्स उसके लिए भी चाहिए था। तो इसमें मतलब इसके लेवल को इम्प्रूव करने के लिए, नॉलेज वगैरह स्किल्स को बढ़ाने के लिए इसको किया गया, और ये एजुकेशन की पिरामिड पे टॉप पे था, तो इसको और अच्छा करने की। ओपन यूनिवर्सिटीज़ आपको पता है कि कितनी हेल्पफुल होती हैं, इसी एजुकेशन सिस्टम, इसी सॉरी पॉलिसी के अंदर ही आपको पता है इग्नू को भी वो किया गया 1985 में। तो आपको पता है कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हर कोई हायर एजुकेशन कॉलेजेस में जाके नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रेंस है, बहुत लोग क्लियर नहीं कर पाते, बहुत सारे रीजंस की वजह से, बहुत लोग जॉब करते हैं, बहुत लोग के पास उतना टाइम नहीं होता कि वो रेगुलर कॉलेज में, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग ओपन यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं, और ये ओपन भी होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है, तो सब जा सकते हैं, क्योंकि हम भी उसी का पार्ट है। डीलिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब, इसमें ये किया गया कि हर जॉब के लिए डिग्री की जो ज़रूरत थी, पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उसको कम किया जाए। ऑफ कोर्स स्पेशलाइज कोर्स के लिए नहीं, अब इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, या डॉक्टर बनना है तो। रूरल यूनिवर्सिटीज़ खोली गई, जो कि महात्मा गांधी का आइडिया था कि हर जगह यूनिवर्सिटी हो तभी तो बच्चे पढ़ेंगे, तो गाँवों में। टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन पे फोकस किया गया, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो काम नहीं कर पाता था, उनको अच्छे तरीके से काम करने के लिए सिस्टम में कॉर्पोरेशन करना सिखाया गया। तो ये छोटा सा ही है, पर मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी, रीओरिएंटिंग दी कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और फिर बच्चे देख नहीं पाते, डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, सो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। उसके बाद प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड शेयर बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।